Good morning, students. In last lecture, we studied about glomerular filtration, then secretion and reabsorption. So today we have to talk about the function of the tubule. What are the different functions of different tubules of kidney, or we can say nephron. So we have seen that the kidney divided into two portions. The outer is known as cortex, inner is known as medulla. Such type of nephron is known as juxtamedullary nephron. अगर ये लूप ऑफ हेनले यहाँ तक होता और ये ऊपर की तरफ होता इन कॉर्टेक्स रीजन मेनली, तो ये होता कॉर्टिकल नेफ्रॉन. सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. ये ऐसी 15% होती है और बाकी होती है 85%. तो ये सारी चीजें समझाने के लिए ऐसा बनाया है. क्लियर है? सो वी कैन से हियर देयर आर द डिफरेंट पार्ट. दिस इज द glomerulus, then here is the PCT, then here is the descending limb. Okay, we can say descending limb of loop of Henle. Okay, now here we have to divide this ascending limb. इसको हम डिवाइड करेंगे thick segment of loop of Henle, और this is thin segment loop of Henle. क्लियर है? तो वोमेन के glomerulus, then here is the Bowman's capsule, then proximal convoluted tubule, then descending limb of loop of Henle, then thin segment of loop of Henle. तो ये किसका होगा? ascending का होगा. और ये थिक सेगमेंट किसका होगा? ये भी असेंडिंग का होगा. क्लियर है? उसके बाद ये आ जाएगी हमारे पास डीसीटी, एंड नाउ दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ओके, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, बाकी का किस में है? मेडुला में है. नाउ इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द ग्रीन कलर arrow and this is the blue color arrow. That means this arrow towards the nephron and this arrow away from the nephron. तो इस arrow का क्या मतलब है? That means the green arrow है जो किसकी तरफ है? That means towards है, away है from the nephron या from the tubule. उसका मतलब है reabsorption. That means reabsorption. और जो इसकी तरफ आ रही है वी कैन से अदर है, दैट इज नोन एज सिक्रीशन. तो जो पीसीटी से बाहर एरो जा रहा है वो है रीएब्जॉर्प्शन, और ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ये है सिक्रीशन. सो इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ दिस नेफ्रॉन मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जिनका एब्जॉर्प्शन है और मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जिनका क्या है? सिक्रीशन है. Clear? Now we will see all what type of different substance and how urine concentrate कि कहाँ पर hypotonic होता है, कहाँ पर isotonic होता है. Okay. Now in this I am showing by this green color, ये इसमें है filtrate. Okay. Now here this filtrate is isotonic. This filtrate is isotonic. Okay. Because this the composition of filtrate is same as the composition of plasma except some proteins. तो वो प्लाज्मा भी आइसोटोनिक में है, ये क्या है? आइसोटोनिक कंडीशन में होता है. यानी कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है दैट फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक. अब मैं ये नाम इनके हटा रहा हूं. ठीक है? तो हियर द फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक. क्लियर है? अब देखो क्या क्या सारी चीजें हैं जो इसमें अलग अलग जाएगी, क्या क्या होगा. क्लियर है? नाउ सी इन पीसीटी देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट, NaCl, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास ग्लूकोज भी आ जाएगा, अमीनो एसिड भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी. क्लियर है? तो इनका तो होता है रीअब्जॉर्प्शन.
अब यहाँ पर क्या होता है 65 to 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंस का। दैट मीन वी कैन से 65 to 70% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ओके, तो दैट मीन्स अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो देयर, उनका भी यहाँ पर क्या होता है जैसे अदर आयन है उनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटासियम एंड अमोनियम। जो हाइड्रोजन के हैं, पोटासियम है और अमोनिया है, उनका यहाँ पर क्या होता है सिक्रीशन होता है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये ब्लड में जा रहा है और जो सिक्रीशन हो रहा है वही ब्लड से आ रहा है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन है, पोटासियम आयन है, अमोनिया है, ये अगर ब्लड से निकलते हैं तो जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहता है। ओके, अदरवाइज ये क्या करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ब्लड में इंक्रीज कर देंगे। तो अब हम जो भी देखेंगे फिल्ट्रेट या सॉल्यूशन अंदर का वो ब्लड के रिस्पेक्टिव देखेंगे। ओके, तो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस सब्सटेंस, और ये जो सब फिल्ट्रेट है यहाँ पर वो होता है आइसोटोनिक। ओके, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, प्लाज्मा के नियर होता है, फिर इसमें ये बहुत सारे सब्सटेंस निकल जाते हैं तो ये बन जाता है आइसोटोनिक। ओके, तो इसमें इनका तो हो रहा है एब्जॉर्प्शन और इनका हो रहा है सिक्रीशन, ये ब्लड में जा रहे हैं, ये ब्लड से आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यहां पर जो रीअब्जॉर्प्शन है दैट इज मिनिमम। ओके, तो यहां पर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो वाटर का होता है, बट दिस इज इम्परमिएबल टू आयंस। ये क्या होता है इम्परमिएबल टू आयंस। अब ये देखो यहां पर सॉल्यूशन था आइसोटोनिक, यहां से वाटर बाहर निकल गया, अगर वाटर बाहर निकलेगा तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक। फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा हाइपरटोनिक, किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। तो पहले आइसोटोनिक था फिर हुआ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों हुआ क्योंकि इसमें से वाटर रिमूव हुआ। अब जो असेंडिंग लिम्ब है ये जस्ट इसके उल्टा है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो लूप ऑफ हेनले है उसका जो थिक सेगमेंट है उसमें बहुत सारे आयंस का क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। आयंस क्या का होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। दिस इज इम्परमिएबल, पूरा लिखता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब देखो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, इसमें से वाटर तो निकलेगा ही नहीं और ये आयंस बाहर निकल जाएंगे। अगर आयंस सॉल्यूशन में से बाहर निकलेंगे तो वो इस सॉल्यूशन को बना देगा हाइपोटोनिक। क्या बना देगा हाइपोटोनिक। ये याद रखना है कि थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो है ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा हाइपोटोनिक। क्लियर है, तो यहाँ पर हाइपरटोनिक बना क्योंकि वाटर बाहर निकला इस फिल्ट्रेट से, तो फिल्ट्रेट क्या बन गया हाइपरटोनिक। फिर इसमें से सारे आयंस बाहर निकल गए, मोस्ट ऑफ आयंस बाहर निकल गए, तो ये फिर क्या बन गया हाइपोटोनिक बन गया। क्लियर है, तो इसमें NaCl है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन आयन है, वो सारे निकलते हैं। फिर जैसे ही किसकी तरफ जाएगा DCT की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जिन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन PCT में होता है उसी तरह के सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन DCT में भी होता है। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपने देखा कि फिर यहाँ पर क्या है वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब ये था हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में से मैं वाटर निकाल दूं, ठीक है, तो वो बनेगा पहले आइसोटोनिक। देखो कैसे चलेगा, हाइपर है, वाटर ऐड कर दूं तो वो बहुत ज्यादा ऐड कर दूं तो वो हाइपो बन सकता है, कम करूं तो आइसो भी बन सकता है। उसी तरह जो हाइपोटोनिक है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब इसमें फिल्ट्रेट इसमें जाएगा, इससे वाटर और अदर आयंस है वो रीअब्सॉर्ब होंगे, साथ में पोटासियम, हाइड्रोजन और जो अमोनिया है वो उनका सिक्रीशन होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आइसोटोनिक। ये कैसा बन जाएगा आइसोटोनिक फिल्ट्रेट।
क्लियर है? तो पहले था आइसोटोनिक, फिर हाइपरटोनिक, वापिस बना हाइपरटोनिक, अब वापिस क्या बन गया? आइसोटोनिक बन गया। तो इनमें जो सब्सटेंस है वो लगभग सेम ही रहते हैं न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन है वो मेनली यहीं पर हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद में आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट में है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, यानी कि ये आइसोटोनिक था, इसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और हो गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारे पास हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट। क्लियर है? बात आई समझ में? तो ये जो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट है ये फिर आगे किस में चला जाएगा? आगे की डक्ट्स में चला जाएगा और वो फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में और बाहर। तो देखो यहाँ से हमारा जो मेन मकसद था वो था वाटर को मैक्सिमम रिमूव करना। वाटर को हमने यहाँ रिमूव किया, वाटर को हमने यहाँ रिमूव किया, वाटर को हमने यहाँ रिमूव किया, वाटर को हमने यहाँ रिमूव किया। अब ऐसा मत समझना कि यहाँ वाटर रिमूव किया, यहाँ हाइपो बन गया तो वाटर ऐड हुआ है। ये हाइपोटोनिक कंडीशन वाटर ऐड होने की वजह से नहीं हुई है, ये आयंस के मूव आउट करने की वजह से हुई है। क्लियर है? तो वाटर हमने पहले यहाँ रीअब्सॉर्ब करवाया, उसके बाद यहाँ करवाया, उसके बाद यहाँ करवाया, उसके बाद यहाँ करवाया। तो ये जो फिल्टर था ये होते 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 मैक्सिमम कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पर क्या बना? हाइपरटोनिक बना। क्लियर है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? यूरिन है। बात आई समझ में? एक और ध्यान रखना है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है? इस पूरे फंक्शन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया है वो इस सिस्टम में चाहिए होती है। ठीक है? जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम एक थी हमने पढ़ा था उसमें, तो इसलिए जो यूरिया है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है इसी से, और उसका फिर वापिस सिक्रेशन होगा इस लूप ऑफ हेनले में, जो थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ठीक है? तो ये यूरिया वाला ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि पूरी यूरिया ही उससे निकाल देगा, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया है वो इस फिल्ट्रेट स्ट्रीम के अंदर रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा चला आइसोटोनिक, फिर चला हाइपरटोनिक, फिर हाइपोटोनिक, अगेन फिर आइसोटोनिक, और फिर लास्ट में क्या हो गया? हाइपरटोनिक। तो ये क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूरिन। ठीक है? तो ये सारी चीजें अलग अलग ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कंट्रोल है, जिनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? वो ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये चीजें हैं, एनसीईआरटी के अपने डायग्राम में इनको फिलअप कर लेना। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक कहाँ कहाँ क्यों है, इम्परमेएबल टू आयन है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है, ये 2-3 वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है। ये थिक सेगमेंट का ध्यान रखना, थिन सेगमेंट नहीं है, थिक सेगमेंट में से ये निकलता है। ठीक है? एक और बात रहेगी, जो पीसीटी है उसमें क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होती है। अगर आपको याद हो तो हमने एपिथेलियल टिश्यू में किया था क्यूबॉइडल, जिन पे क्या थी? माइक्रोविलाई थी। तो यहाँ पर क्या है? ये माइक्रोविलाई है। ठीक है? माइक्रोविलाई क्या करेगी? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है? चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो सिक्रेशन हो, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। वैसे सभी में क्यूबॉइडल सेल्स मिलती है, लेकिन माइक्रोविलाई का नंबर इतना नहीं होता। हम एक एक सेगमेंट की सेल्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तो पीसीटी का ध्यान रखना है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल होता है, दैट मीन माइक्रोविलाई के साथ दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। तो ये फिल्ट्रेट हमारा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, अगेन हाइपरटोनिक। दैट मीन्स हमारा मोटिव है फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। क्लियर है? अब इसको बुक में से पढ़ना, फिर कोई नई चीज हो तो मुझे बताना जो रह गई है। ठीक है? लुक एट द समरी ऑफ ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इट इज अ ट्यूब्यूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब, पहले थिन सेगमेंट, फिर थिक सेगमेंट, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये रीअब्जॉर्प्शन है। इफ वी टॉक अबाउट पीसीटी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स वी कैन से न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आगे हार्मोन्स भी ऐड कर लेना, उसमें बुक में गिवन नहीं है। NaCl है, कार्बोनेट एंड वाटर है। क्लियर है?
इसमें सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनिया का। अगर इनका सीक्रेशन हो रहा है ना ब्लड से किसमें डक्ट में, तो इसका मतलब वो ब्लड की पीएच को मेंटेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो है आइसोटोनिक टू ब्लड। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनए, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ये इम्परमिएबल होती है फॉर आयन, इम्परमिएबल फॉर आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट वर्ड लिखा मिलेगा। ओके, और यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम होता है। सिक्रेशन यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, यहाँ पर फिल्ट्रेट होगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों होगा, वाटर बाहर निकल गया। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनए, थिन सेगमेंट की बात करें तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है NaCl का और सिक्रेशन होता है यूरिया का, जो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ से आया था। ठीक है, देन असेंडिंग लिम्ब थिक सेगमेंट में NaCl है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। अब ये सारे इससे निकलेंगे वीकेंड से सॉल्यूशन से, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा हाइपोटोनिक, यानी कि इस लिम्ब को दोनों को कंबाइन लिखा मैंने, इसमें होता है हाइपोटोनिक। क्लियर है। उसके बाद में आएगी डीसीटी। डीसीटी में और पीसीटी में सेम ही तरह का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट मोस्ट ऑफ वहां पर निकल गए। ओके, तो वही सेम चीजें होंगी जो पीसीटी में थी, वही सेम चीजें, और वो ही फिल्ट्रेट भी वैसा ही होगा आइसोटोनिक। क्लियर है। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का होता है, यूरिया का होता है। ठीक है, ये यूरिया वापस इसमें थिन सेगमेंट में चला जाता है। देन सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, ये बुक में गिवन नहीं है, नोट कर लेना। तो इससे भी ब्लड अपना पीएच मेंटेन रखता है, और फिर ये बन जाएगा हाइपरटोनिक, और ये हमारा क्या है, वीकेंड से यूरिन है। क्लियर है। तो ये ऐसी समरी अपने साफ साफ अपनी नोटबुक में बुक में बना लेना, और उस बुक के डायग्राम को इम्प्रूव कर लेना सारा। ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड blood supply to nephron. We have seen that this is the afferent arteriole है, afferent arteriole glomerulus बनाएगी, वो अवे जाएगी efferent arteriole। अब ये efferent arteriole फर्दर डिवाइड हो जाएगी और पूरे इस नेटवर्क में फैल जाएगी, और ये बनाएगी पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, या हम पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे फर्दर एफरेंट आर्टेरियल ब्रांच होगी, ब्रांच होती होती ये पूरे में एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी, तो इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। लेकिन इन्हीं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी से एक स्पेशल वीकेंड से कैपिलरी का सिस्टम बनता है जो पैरेलल होता है किसके, लूप ऑफ हेनल के। ठीक है, लूप ऑफ हेनल के क्या होता है, पैरेलल होता है, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टम। ठीक है, तो ये जो वासा रेक्टम है ये पैरेलल होता है टू लूप ऑफ हेनल। क्लियर है। तो ये एक अलग स्पेसिफिक क्या होती है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है जो पैरेलल होती है इसके। ओके, तो इसमें से भी रीएब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का काम होता है। तो पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क, उसमें फिर एक है वासा रेक्टा, और फिर बहुत सारी जो कैपिलरीज है वो मिलकर बनाती है वेन्यूल्स। ठीक है, और वेन्यूल्स फिर क्या बना, किस में चली जाएगी, रीनल वेन में। ओके, रीनल वेन फिर लार्ज वेन में चली जाएगी, और जो ब्लड है वो वापिस चला जाएगा। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है यहाँ तक, चाहे वो वासा रेक्टा हो, पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो, वो सारा का सारा पार्ट है आर्टरीज का। किसका पार्ट है, आर्टरी का, और कौन सी, एफेरेंट का। क्लियर है। तो ये डायग्राम उसमें आप अलग से बना सकते हो समझने के लिए, उसमें दिखाओगे पीछे वाले में तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा सारा। ठीक है, तो यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है वो इस पार्ट में होता है, दैट मीन पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क है चाहे वासा रेक्टा है। क्लियर है, और फिर आगे वेन्यूल से रीनल वेन के थ्रू होता हुआ चला जाएगा आगे। क्लियर है।
सो एफेरेंट आर्टिरियोल, ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्टिरियोल, पेरिटिब्यूलर नेटवर्क, वसा रेक्टा, वेन्यूल एंड रेनल वेन। ठीक है, बस यही करना है।